मेरे फादर सूबेदार मेजर। अच्छा, मेजर। हाँ, सामाजिक से और राजनीतिक क्षेत्र, ये दो चीज़ों से मैं बड़ी दूर रहती थी। मैंने प्रताड़ना झेली। अच्छा। वैवाहिक जीवन जो होता है उससे खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं होता। नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहते हैं, घरेलू हिंसा, वो हमने बहुत करीब से देखी है। तो जो पीटा जाता है, जो चीज़ें की जाती है, वो तो आपका निशान दिख जाता है शरीर पे, वो आप दिखा भी देते हो। किया था, मैं वही तो कह रही हूँ ना, ये बेटी मेरे लिए वरदान बन के आई है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ एक चर्चित चेहरा, महिलाओं के लिए इनको लड़ते हुए देखा गया है और खुद का इनके जीवन का वो संघर्ष है जो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है मधु यादव। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। तो फौजी की बेटी हूँ और फौजी की बेटी होने के नाते हम कैंपस में रहते थे। जैसे जब से मैंने होश संभाला है, मेरे को याद है, जहाँ तक नर्सरी और या फिर LKG में मेरे को जहाँ तक कैंपस ही याद आता है। तो मैं बहुत ही कम, ये वाला जो फील्ड है गाज़ीपुर, यहाँ पे बहुत कम आती थी, बहुत की छुट्टियों में, समर वेकेशन सब होते थे तभी, 1 हफ्ते 10 दिन के लिए, नहीं तो हम लोग बाहर ही रहते थे। तो वहाँ की लाइफस्टाइल, जो भी आर्मी के बच्चे होते हैं, उनमें आप एक चीज़ देखेंगे कि वो वहाँ की चीज़ों को खुद देखते हैं, डिसिप्लिन रहता है और उनकी खुद अपनी बसेस आती हैं, आर्मी स्कूल होता है। तो अलग ही दुनिया होती है वो, क्योंकि हमारे कैंपस के अंदर ही चीज़ें चलती रहती हैं और हमें बाहर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो एक अपना ही मतलब वहाँ पे मैं बताऊँ कि हर 3 साल में हमारा ट्रांसफ़र भी होता है। तो कभी नए दोस्त बनाए, अब तो मल्टीमीडिया का ज़माना है, हम लोगों का आर्मी मेस होता है, सारी चीज़ें होती हैं। दोस्त तो बनाया होगा आपने? हाँ, दोस्त तो अब क्लास में पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने कैंपस है, अपनी कॉलोनी है। हाँ। तो अपनी कॉलोनी में शाम को खेल रहे हैं, घूम रहे हैं। स्पोर्ट्स में मैं रही हूँ आगे। अच्छा। तो हाइट की वजह से वॉलीबॉल ये सब में खेलती थी, साइकिलिंग करती थी और मेरे को हॉर्स राइडिंग भी आती है। मैं हॉर्स राइडिंग बहुत मिस करती हूँ। मुझे कहीं दिख जाए तो मैं तो सोचती हूँ कि मुझे कहीं मिल जाए तो मैं करूँ। अच्छा। तो आर्मी में मैंने स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, स्केटिंग सब कहीं ना कहीं सीखा है, लेकिन ज़्यादा मैंने सीखा है हॉर्स राइडिंग। अच्छा। फिर इसके बाद आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो मतलब कहाँ तक आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? पापा के पेरेंट्स के साथ ही मैं थी और मेरे फादर फिर बीच में कारगिल में चले गए थे। तो हमारी 6th से लेके 11th तक मेरी एजुकेशन हैदराबाद में हुई थी। अच्छा। और हैदराबाद एजुकेशन के लिए माना जाता है। क्योंकि उसके बाद फिर फादर वापस आए तो कोलकाता चले गए हम साथ में। तो वहाँ 1 साल मेरा 12th कोलकाता में हुआ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली में चली गई। दिल्ली में मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया। फिर मैंने अपना बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से अपना साइकोलॉजी में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कि इसके आगे और भी कुछ? हाँ, मास्टर्स में मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, दिल्ली। मतलब हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली, इन तीनों जगहों पर आपने पढ़ाई की? हाँ, और झांसी में भी पढ़ाई की, अरुणाचल में भी पढ़ाई की है, पंजाब में भी पढ़ाई की है। अच्छा। तो ये बेनिफिट होता है, जो आप आर्मी वाले बच्चे होते हैं ना, वो उनमें आप अलग ही कॉन्फिडेंस देखेंगे, जो फैमिली के साथ रह रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली को साथ में नहीं ले जाते। मॉडलिंग वगैरह, मॉडलिंग का मैं क्या, जब होता है ना कि बचपन में सपने देखते हैं, लड़के हो चाहे लड़की हो, अलग सपना होता है वो। हालांकि लड़कियों को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और लड़कों के लिए रास्ते बहुत सारे खुले होते हैं। तो आपने कोई सपना देखा था बचपन में कि हमको आगे चल के ये करना है, ये बनना है? देखिए, सपना तो मुझे ग्लैमर इंडस्ट्री में झुकाव तो था और प्लस मुझे ड्रेसिंग में भी बहुत इंटरेस्ट था। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी साइकोलॉजी में, मेरे फादर का था कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूं और कहीं ना कहीं उनका, मेरे भैया का था कि मैं आर्मी में जाऊं। तो लेकिन मेरा भी था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को ना ये फैशन इंडस्ट्री कनेक्ट करती थी। तो कुछ भी अपना ड्रेसिंग करना, अपना मतलब कुछ भी स्टाइल करना, ये सब चीज़ें थोड़ा मेरे ख्याल से मेरे उसमें था। तो वो निकल के आती थी बाहर और मेरी हाइट की वजह से भी मुझे पहला ऑफर मिला था 11th क्लास में। एक फोटोग्राफर ने मुझे देखा था। तो अभी तो पहले तो टीनेज में तो और अच्छे लगते थे स्लिम ट्रिम में से। तो मेरे एक फोटोग्राफर ने मुझे देखा था और उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे कि आप अपना फ़ोटोशूट कराइए। तो तब मुझे बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वही लाइन मार रहे हैं कि क्या है ऐसे, क्योंकि सोचा नहीं था इस चीज़ के बारे में। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका फोटोजेनिक फेस है, तो क्योंकि फोटोग्राफर्स को आइडिया हो जाता है।
तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका फोटोजेनिक फेस है और बहुत ही कम लड़कियां होती हैं जिनका फोटोजेनिक फेस हो, हाइट पर्सनालिटी हो, आपकी मॉडल वाला मतलब हाइट पर्सनालिटी है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। तो मैंने उसकी बातों को इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कैसे बोल रहा होगा। उसके बाद जब मैं कोलकाता गई तो कोलकाता में भी एक शादी पार्टी चल रही थी, वहाँ पे भी बहुत सारे फोटोग्राफर्स थे, कोई VIP के था। तो वहाँ पे भी एक फ़ोटोग्राफ़र ने, जब मैंने कहा कि मुझे फ़ोटो सेंड कर देना, तो उस टाइम भी उन्होंने कहा कि मैम आप मॉडल हैं। तो जबकि ऐसा कुछ था नहीं, मैंने कहा कि नहीं, कहने लगे नहीं आप हैं, आप झूठ बोल रही हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। तो फिर उस टाइम मेरे को थोड़ा सा लगा कि अरे मतलब फोटोग्राफर बड़ा नोटिस कर रहे हैं मुझे। तो फीचर्स वगैरह, नाक कान आँख के फीचर्स जो होते हैं लोग शार्प करवाते हैं और मेरे को गॉड गिफ्टेड है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ चलो, तो फिर मैंने आगे फैशन इंडस्ट्री, जैसे फैशन डिज़ाइनर मैंने काम किया, जो मॉडल्स होती हैं उनकी ड्रेसेस हम लोग बनाते हैं। तो कभी कोई मॉडल, एक बार ऐसा हुआ था कि एक मॉडल नहीं आ पाई थी, कुछ इमरजेंसी हो गई थी उसकी फैमिली में, तो उसकी जगह पे मैंने वॉक किया था रैंप पे। अब मतलब अपनी डिज़ाइन हम लोग क्या होता है, हम लोग को थीम मिलती है। पहले मतलब डिजाइनर थी आप और वो वहाँ पे आपको चांस मिला जो वॉक करने का, मतलब वो नहीं आने की वजह से आपको मिल गए। हाँ, मतलब जैसे मॉडल्स का हम लोग ड्रेस बनाते हैं तो एक साइज़ होता है कि हाँ सारी मतलब एक 19-20 उसी में होती है सारी मॉडल्स। तो हम मतलब मेजरमेंट मेरा ही लिया जाता था, क्योंकि मेरा अपनी यूनिवर्सिटी में भी मैं IFT है। तो जब वॉक कर रही थी आप की, तो फिर लोगों ने पसंद किया? हाँ, नहीं ये हाँ वो मैं एक्चुअली उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि वो मुझे मतलब बाय गिफ्टेड है, थोड़ा मेरी चाल में या थोड़ा मेरे वॉक में वो चीज़ें दिखती हैं। और जब मुझे ये हुआ कि हाँ मुझे परफॉर्म करना, थोड़ी सी मैंने प्रैक्टिस भी कर ली थी, बस थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम थोड़ी सी आई थी क्योंकि मैं हील नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी इतनी हाइट है 5'10", तो मुझे हील की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो वो थोड़ी सी प्रैक्टिस मुझे उस पर करनी पड़ी थी। अदरवाइज़ कॉन्फिडेंट और एक्साइटमेंट तो बहुत था कि मैं मतलब रैंप वॉक कर रही हूँ। दिल्ली टाइम्स में आपका आर्टिकल आना फ्रंट पेज पे, और फिर उसके बाद जब एज हर साल हर यूनिवर्सिटी कॉलेज का एक आता है कि होता है ना फ्रेशर पार्टी हो गई या मिस और मिसेस चुने जाते हैं, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था मेरी हाइट और पर्सनालिटी की वजह से। मतलब मैंने नहीं इंटरेस्ट दिया था, मेरी क्लास टीचर जो थी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था। तो उन्होंने मिस दिल्ली भी आप बनी? मिस दिल्ली भी बनी थी। तो 2009 में तो मेरी क्लास टीचर ने मेरा नाम दिया था, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, इतनी एडवांस लड़कियां हैं सब, नहीं हो पाएगा मेरे से और ये सब चीज़ें। क्योंकि हमारे आर्मी में क्या है कि मैं घूमी फिरी बहुत हूँ, लेकिन जब जहाँ बात आती है अपने ड्रेसिंग की और एक वैसे तो एक होता है कि मेरे घर से हमेशा से मुझे एक चीज़ बोली गई थी कि जो भी करना है करो, लेकिन अपने आचार विचार और संस्कार ये बनाए रखना। क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में मैं रही हूँ, बड़े बड़े शहरों में, लेकिन मैंने कभी होता है ना कि आजकल के जो टीनेज बच्चे हैं एक्सपोजर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और रील बनाने के लिए कुछ भी लिमिट क्रॉस कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हम तो बड़े बड़े शहरों में रह के आए हैं, देख के आए हैं, और तो हमने कभी वो चीज़ की नहीं, और हमें कंफर्ट जोन भी नहीं होता था उसमें, और मेरे फैमिली से एक्चुअली अलाउ भी नहीं था, और हमें भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वो चीज़ में हम पले बड़े हैं, और मुझे फाइनली अभी भी ऐसा लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं होती है आपके। और जैसे मैंने मिस नॉर्थ इंडिया जीता 2022 में, मिस इंडिया 2024 में, तो इसमें भी मैंने बहुत सारी अपने साथ की जो भी लेडीज़ थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी, वो उनकी टोटली चॉइस होती है कि आपको क्या पहनना है। वो थीम दे देते हैं आपको कि हाँ ये राउंड है, ये राउंड है, फंकी राउंड है, इसमें कैजुअल राउंड है, इसमें ऐसा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस थीम में अपनी ड्रेस को कैसे प्रेजेंट करते हो, या खुद की पर्सनालिटी को कैसे प्रेजेंट करते हो, या खुद का कॉन्फिडेंस को कैसे प्रेजेंट करते हो। आप छोटे कपड़े पहन के करते हो या फुल मतलब कवर्ड में करते हो, बट आपका कॉन्फिडेंट, आपका वॉक आप मतलब ज़्यादा मायने रखता है। ये नहीं कि आप ठीक है सबको शौक होता है, बहुत सारे लोग करते हैं क्योंकि उनकी फैमिली से भी अलाउड होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनका सोसाइटी, उनका कल्चर वो रहता है, तो करते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे को अपना जो मेरा सोचना है और जो मैं लेके चलती हूँ, और अभी तो मैं खैर सोशल फिगर भी हूँ, सोशल फेस हूँ एक। अच्छा, उस समय पढ़ाई लिखाई के समय मतलब होता है ना कि दोस्त बन जाते, तो मेल दोस्त थे?
ये नहीं गर्लफ्रेंड या ऐसा बॉयफ्रेंड वाली नहीं, बात वैसा है? मैंने बोला ना कि स्ट्रिक्टनेस थी फैमिली में, कहीं पे एक चीज़ की कोई वो नहीं है, लेकिन अपना आचार विचार संस्कार आपको बनाए रखना है, और ये चीज़ हम लेके चले हैं, और आज हम तभी चल पा रहे हैं। और जैसे अभी सोशल फील्ड में हम चल रहे हैं, तो ये मेरे लिए एकदम नया अनुभव था, क्योंकि जो आर्मी के बच्चे होते हैं उनमें एक चीज़ रहती है कि वो कैंपस में रहते, गाड़ियाँ प्रोवाइड हो जाती, सारी चीज़ें होती हैं, उन्होंने वही लाइफस्टाइल देखी होती है, ये यूनिट वो यूनिट, और कहीं पे भी होता है, कैंटीन होती है हमारी, तो वो चीज़ें अवेलेबल होती है। लेकिन जब आप बाहर रहते हो, आते हो, तो मार्केट में थोड़ा सा आप थोड़ा सा वो हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। फादर की क्या रैंक थी आपकी? मेरे फादर सूबेदार मेजर। अच्छा, मेजर। हाँ, और वो आर्मी मेडिकल कोर में थे, मतलब रेडियोलॉजिस्ट। रिटायर हो गए होंगे अब? हाँ। उसके बाद जब आप आए तो शादी यही गाजीपुर में हुई थी आपकी? नहीं, गाजीपुर से हुई थी। मेरे फादर रिटायर्ड हो गए, मेरे मतलब मेरे दादा दादी हैं, वो एक ही बेटे हैं, तो उस वजह से हम लोग यहाँ सेटल हुए। नहीं तो हम जो बाहर रहे हैं, तो बाहर ही हम लोगों का मन था सेटल होने का। मेरे भैया भाभी भी अमेरिका में रहते हैं। अच्छा। तो उस वजह से हमारा ये था कि हमने एजुकेशन सब कुछ की है, तो बाहर ही सेटल हो जाते हैं। लेकिन मेरे फादर का है, जैसे संस्कार की बात मैं कर रही हूँ, तो मेरे फादर भी चाहते तो हम बाहर रह जाते, क्योंकि वही सब चीज़ें देखी, और हर कोई चाहता है अपने बच्चे को अच्छा चीज़ें देना। हमारे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी है, तो हमें ये ईजिली हम सेटल हो सकते थे। लेकिन मेरे फादर का एक चीज़ गिल्ट मन में एक रहता था कि मैं कभी अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाया। अच्छा, महिला विकास मंच से जुड़ाव कैसे हुआ? ये परिस्थिति थी आपकी, या आपको शौक था कि नहीं जुड़ना? नहीं, ये कोइंसिडेंट ही बोलेंगे, क्योंकि ऐसा मेरा भी कोई शौक नहीं था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में और अपनी चीज़ों में बहुत एंजॉय कर रही थी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी सामाजिक क्षेत्र में आऊँगी। तो लेकिन ये सब होना और इसमें आना, ये भगवान की मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं इशारा है कि मेरे थ्रू वो कुछ अच्छा करवाना चाहते हैं। क्योंकि कभी मैंने नहीं सोचा था सामाजिक से और राजनीतिक क्षेत्र, ये दो चीज़ों से मैं बड़ी दूर रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये बड़ी होता है ना, जिम्मेदारी वाला काम है, अलग ही फील्ड है। हम अपने आर्मी फील्ड में मतलब इंजॉय थे, और बाकी अपना जो भी मैंने बताया कि इंडस्ट्री में हूँ मैं, दिल्ली। तो क्यों जुड़ी आप? आपके परिवार में फिर कुछ हुआ शादी के बाद या ऐसा? हाँ, जैसे होता ना कि कोरोना के टाइम पे मैं मायके में थी, और उस टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कुछ मैं फेस की मैं अपने जीवन में खुद ही। तो मतलब अब हस्बैंड के साथ रहती हैं या? नहीं, अभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, और जैसे अब आपने सवाल किया ही है, तो मुझे बताने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं एक सोशल फेस हूँ, और चल रही हूँ समाज में, और समाज में लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो लोगों की भी जिज्ञासा होती है जानने की, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि संघर्ष सबके जीवन में होता है। कोई ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसमें संघर्ष ना हो। संघर्ष सबके जीवन में है। हाँ, तरीके अलग हो सकते हैं, कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन सुख दुख ये जीवन का पार्ट है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं, तो आपके लिए किसी भी चीज़ से तो निकलना। अलग क्यों हुए? मैंने प्रताड़ना झेली। अच्छा। और मतलब देखिए, जो मेरा अपना मानना है कि जो मैरिड लाइफ होती है, वैवाहिक जीवन जो होता है, उससे खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन वो रिश्ता तब एक सीमा होती है किसी भी रिश्ते की, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो अपने घर का हो, चाहे वो जीवन साथी का हो। एक मर्यादा और एक वो चीज़ें होनी चाहिए। जब आपको ये फील हो जाए या फील करा दिया जाए कि आपकी इम्पोर्टेंस बस दहेज तक ही है, समझ रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं टाइम लगता है लड़की को। क्या करते थे आपके हस्बैंड? देखिए, वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो और गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी मतलब, हाँ, वही तो बात है ना, प्रकार थी कि दहेज लेना। हाँ, वही दहेज लेना देना तो चलो अपने सोसाइटी में चलता है। मैं बहुत अभी यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगी कि लोग कहते हैं दहेज मुक्त समाज ये वो, लेकिन अभी ये सब चीज़ों में टाइम है, मतलब समाज को वो होने में। लेकिन शादियाँ होती हैं, करते हैं, वो अलग टॉपिक है। लेकिन शादी के बाद भी उस चीज़ में आप किसी को टॉर्चर करना मेंटली, वो गलत चीज़ है। आपको टॉर्चर किया गया था? हाँ, बहुत मुझे टॉर्चर किया गया, बहुत। फिर किस प्रकार?
पैसे को लेके? हाँ, पैसे को लेके पैसे की मांग की गई? पैसे की मांग की जाती थी जब भी मैं मायके आती थी। हाँ, मायके आती थी। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड भी मतलब होता है ना कि एक मेंटली डिस्टर्ब करना, और रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की, लेकिन एक कहावत होती है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिम्मेदारियाँ होंगी, तो ये सब चीज़ें। लेकिन मेरी बेटी हुई, फिर बेटी होने के बाद और चीज़ें थोड़ी सी वो होने लगी, बेटी तो की है, क्या किया है। अच्छा। तो फिर मेरे को जब, क्योंकि मैं आपको बहुत खूबसूरत बात बताती हूँ कि मेरी तमन्ना, मतलब इच्छा, जो एक सबकी ख्वाहिश होती है, मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा जो पहला बच्चा हो वो बेटी हो। मेरी अपनी ख्वाहिश थी। बच्चा बेटा बेटी कुछ वो नहीं है, लेकिन मुझे शौक था कि पहला बेटी हो, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। लेकिन और मेरी बेटी हुई, प्लस मेरे बर्थडे के दिन हुई। तो ये चीज़ें बहुत, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि आपके जीवन में अगर कभी कोई नेगेटिव चीज़ें होती है ना, तो ऊपर वाला जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए रहता है। और जब मेरी बेटी मेरे बर्थडे के दिन हुई, तो मैं उस चीज़ को बहुत मानती हूँ। और मैंने अपनी बेटी का नाम भी ऐसा रखा है कि मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मैंने ऐसा नाम रखा है कि जिसमें शिव जी का वो आता है। क्या नाम? उसके नाम है नमस्वी। अच्छा। तो मतलब बेटी वो वरदान है भगवान का। मतलब आपने चाहा कि बेटी पैदा हो, तो आपके बर्थडे के दिन ही बेटी पैदा हो? भगवान ने बेटी दे दी मेरे को मेरे बर्थडे के दिन। तो वो मेरे को बड़ा इमोशनल सा थोड़ा सा लगता है, और मैं हो भी जाती हूँ। और कहीं ना कहीं ये बच्ची ही है जिसकी वजह से मैं आज चल रही हूँ। नहीं तो ये कहते हैं कि जब आपके कितना दिन जीवन तक में चला था आपका जो हस्बैंड के साथ रिश्ता? चला था 3 साल। बस 3 साल? 3 साल के बाद आपने खुद छोड़ दिया कि? नहीं, ऐसा छोड़ना छुड़ाना क्या होता है, जब आप देखिए एक आप शादी के 6 महीने बाद मुझे समझ में आ गया कि ये रिश्ता ही सब लालच का और दहेज के उसका ही, उसके आगे आपकी कोई, जब आपको परिवार में जब पत्नी का दर्जा ना मिले, आपको परिवार में बहू का दर्जा ना मिले, आपको बाकी जो भी रिश्ते होते हैं वो पति से ही होते हैं। पति के पास आप जाते हो, शादी होती है, उसके बाद ही आपको मतलब ससुराल में वो सारी चीज़ें होती हैं। और जब सबका मुझे दिख गया कि बाकी जितने भी हैं सास ससुर ये वो, सबका कहीं ना कहीं पैसे पैसा पैसा पैसा, ठीक है, तो वो चीज़ थी। उसके बाद आप इग्नोर कर रहे हो, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, एज अ पत्नी एज अ बहू कर रहे हो। मैंने अपना फील्ड भी छोड़ दिया था, फील्ड भी मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। चीज़ों को समझने के लिए। वो सारी चीज़ें जो आप पीछे कर रही थी, हाँ, वो मैंने मैरिड के बाद, नहीं मॉडलिंग नहीं बोल सकते उसको, मतलब मैं डिज़ाइनर थी ना, तो मैं अपने जैसे मैंने कभी होता है ना एक्सपोजिव क्लोथ्स नहीं पहने, अपनी मर्यादा में मैं हमेशा रही हूँ। हाँ, लोगों को जैसे चाहिए, डिज़ाइनर्स चाहिए, डिज़ाइन शादी के बाद छोड़ दिया वो? मैंने वो ब्रेक लगा दिया था। अच्छा, ब्रेक लगा दिया। हाँ, वो मेरा अपना था, और उनका भी था कि नहीं, पर मुझे था कि चलो परिवार को समझते हैं, चीज़ें हैं, रिश्ते हैं। 3 साल तक आपका पारिवारिक जीवन चला, इसके बाद आप छोड़ दी, मायके चली आई। हाँ, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हद से ज़्यादा। हाँ, एक बर्दाश्त की एक चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर रिश्ते में, चाहे आपका दोस्त का रिश्ता हो, चाहे आपका घर परिवार का भाई बहन ये वो, हर रिश्ते में एक सम्मान रहता है। और पति पत्नी का रिश्ता भी वैसा ही होता है, सम्मान से होता है। तो जब आपको चीज़ें हो जाएं कि नहीं भाई, पैसे के आगे तो कहीं कुछ है ही नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहते हैं, घरेलू हिंसा, अच्छा। वो हमने बहुत करीब से देखी है। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैं मारपीट तक नौबत आई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस 2 तरह का होता है। एक होता है मानसिक, और एक होता है जो आपको खूब पीटा जाता है, खूब किया जाता है। तो जो पीटा जाता है, उसे चीज़ें की जाती है, वो तो आपका निशान दिख जाता है शरीर पे, वो आप दिखा भी देते हो। लेकिन जो आपको मानसिक तौर से परेशान किया जाता है ना, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, और वो ऐसा होता है कि आप किसी को बता नहीं सकते, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसमें बड़े से बड़े अधिकारी से लेके, बड़े से बड़े अभिनेता से लेके, अभिनेत्री से लेके, आपको न्यूज़ आती होगी, सुसाइड कर लिया, रात तो अभी तक तो पार्टी में अटेंड कर रहे थे खुशी खुशी, और रात में लटक गए पंखे से, तो कभी हाँ तो कभी कुछ हो गया, तो कभी कुछ हो गया। ये सारी चीजें फेस कर रही थी, तो आप कभी ऐसा कुछ मन किया था करने? हाँ, किया था। मैं वही तो कह रही हूँ ना, ये बेटी मेरे लिए वरदान बन के आई है। मैंने भी 2 टाइम अटेम्प्ट किया है। अटेम्प्ट किया? हाँ। क्या किया? बस किया था, कुछ खा पी लिया था, कुछ ऐसा था, पर भगवान की कृपा थी, उनको था कि नहीं बेटा तुझे संघर्ष करना है जीवन में आगे और रोल मॉडल बनना है।
तो पिछले वाला टाइम मैं जब देखती हूँ, सोचती हूँ, तो खुद पे अफसोस होता है कि मैं कर क्या रही थी। लेकिन ये चीज़ें निकलना, मैं बता दूँ आपको एक चीज़ कि जब आपके जीवन में समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो या तो इंसान निखर जाता है या तो बिखर जाता है। तो हमारे जीवन में भी जब हुआ तो या तो हम बिखर जाते हैं, सच में बिखर जाते हैं, और बिखरने की प्लानिंग भी सब कर ही रहे थे कि कुछ कर लेते या ये वो, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि जो बच्ची नाजो पालो में पली है उसके बाद मतलब एक ऐसी चीज़ें हो रही हैं, उसको कोई समझने वाला नहीं है, और हम बहुत जल्दी ज़्यादा बातें अपने घर पे बताते नहीं हैं, क्योंकि मेरे भैया भाभी अमेरिका में रहते हैं और मेरे पापा को बताती तो पापा को कहीं ना कहीं ठेस होता है, और बेटियाँ पापा से कनेक्टेड होती हैं। तो 3 साल हो गए, 3 साल में आप अपने मायके में रहती हैं पापा मम्मी के साथ, तो इन लोगों ने कभी, क्योंकि कहते हैं ना कि बेटा कुछ मतलब फिर से जुड़ने, रिश्ता जोड़ने नहीं, कोशिश तो की ही है, ऐसा नहीं है, जुड़ने की पूरी प्रयास किया गया, होती ही है, लेकिन अब बच्चा है तो भाई बच्चे का भी हमको सिक्योरिटी सब चाहिए, है ना, तो चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अब ये है कि ऐसा है कि ये जो घटनाएं घटी मेरे जीवन में, इसने मुझे बहुत मजबूत कर दिया। धीरे धीरे मैं अभी आप जुड़ना चाहती हैं परिवार के साथ? अभी तो देखिए बच्ची है, वो चीज़ें हम सोचेंगे और बहुत स्मूथली इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि अकेले हम नहीं हैं, एक बच्चा है, उसकी भी पूरा फ्यूचर है, वो चीज़ें, क्योंकि मैं उस किचकिच से, उस चीज़ से मैं उसको सेफली निकाल पाई हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बच्ची होने पे भी ताना मिलना, ये सब चीज़ें थी, तो वो कहीं ना कहीं उसको मेंटली हार्म करती है। अभी वो अपना स्कूल में 5 साल की हो गई है, तो अपना स्कूल जा रही है, सब कुछ है। तो मैं जैसे हम लोगों को माहौल, बच्चे की माहौल, छोटे बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करते हैं, तो ठीक है, आगे जुड़ना नहीं जुड़ना वो तो देखते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि चीज़ों में मतलब चीज़ें हों। लेकिन ये जो प्रोसेस था ना पूरा, महिला विकास मंच में मैं अपनी प्रॉब्लम लेके आई थी। अच्छा, गई थी बीना मालवी जी से मिली थी? मिली थी यही समस्या को लेकर? हाँ, तो क्योंकि मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा नहीं है, मैं वेल एजुकेटेड लड़की हूँ, मैं डिसिप्लिन में रही हूँ, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा सब कुछ है, ऐसा नहीं है, मतलब, और साइकोलॉजी से मैंने पढ़ाई की है, फैशन डिज़ाइनर रही हूँ, तो सब कुछ था। लेकिन हाँ ठीक है, शादी के बाद थोड़ा मतलब इस तरह की सिचुएशन आ गई जो एकदम नई थी मेरे लिए। जब मिली आप बीना मानवी जी से, तो आप समस्या लेके मिली थी, लेकिन आप उनसे जुड़ी गई? देखिए, मिली थी क्योंकि मेरी तरह बहुत सारी महिलाएं हैं वहाँ पे, ठीक है, मिली थी और मैम से मिली, बात किया, अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं लगा। और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी महिलाओं की, बहुत महिलाएं थी, कोई किसी चीज़ को लेके परेशान है, कोई किसी को लेके शोषण, हर तरह का शोषण होता है। तो जब मैं वहाँ जुड़ी तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं भी इन महिलाओं के लिए कुछ कर सकती हूँ। तो फिर मुझे, जब मैं जाने लगी, आने लगी, देखी, चीज़ें समझी, तो मैम को ये हुआ कि नहीं, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम साइकोलॉजिस्ट से हो, और नहीं तुम डील कर सकती हो अच्छे से। और बस मैंने मैम को एक बात बोली थी, जुड़ना ना जुड़ना मैं ये सोच के नहीं गई थी, मैं अपनी बात रखने गई थी, और ये चीज़ें कैसे क्या हो सकता है, और ऐसे ऐसी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो मैंने बस उनको एक बात बोली थी कि क्योंकि मैं यहाँ पे भी कोर्ट कचहरी, मतलब ये थाना वाना में गई थी प्रॉब्लम्स लेके, तो मैं देखती थी सिस्टम बहुत गड़बड़ है, ठीक है, और जिसको इस फील्ड का नहीं आइडिया है तो वो भटक जाएगा, डेली भटकता रहेगा ये चीज़ें। और मेरे लिए जीवन में नई चीज़ें थी, तो मैं भी बड़ी कंफ्यूज होती थी, कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ, नहीं बोलूँ। लेकिन छोटा शहर है, और जब मैम वहाँ पे गई, बहुत सारी महिलाएं थी, उनको देखा, कोई किसी को जला दिया गया है, किसी को काट दिया गया है, कोई अपना ऐसे वो है, कोई जला हुआ है, किसी का इतना शोषण हुआ है कि उसको पूरा पीठ पे उसका निशान है, मतलब दिल दहल गया देख के। और फिर मैंने सोचा कि भैया मैं तो बहुत सेफ हूँ, फिर भी मुझे तो, मतलब मैंने एक टाइम वक्त लेते अपनी बच्ची को वहाँ से लिया और मैं आ गई। तो मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता था, शोषण किसी भी तरह का आपको रातों रात हो जाता है, कोई मेंटली आप इतने वो हो जाते हो। लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि मैं इन महिलाओं के लिए भी कुछ कर सकती हूँ। फिर मैंने मैम को एक बात बोली, मैंने कहा मैम ऐसा जो आपका संगठन है ना, क्योंकि उनका 9 राज्यों में है, ठीक है, तो मैंने मैम को बोला कि मैम ऐसा एक गाजीपुर में भी होना चाहिए जहाँ महिलाएं अपनी बात रख सके, क्योंकि हर महिला थाना नहीं पहुँचना चाहती, क्योंकि बहुत लोग पता नहीं है, बहुत लोग घुमाते हैं, तो नहीं पहुँच सकती। तो मैम ने बोला अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं अपना आ गई। फिर मेरे को दोबारा मिलना था उनसे, ऐसी कुछ बात हुई, बातों बातों में एक बार ऐसी बात निकली कि तुम ऐसे ढूंढो, हम वहाँ पे टीम गठन करेंगे। अच्छा। तो मैं तो नहीं थी इस क्षेत्र में और यहाँ पे भी नहीं थी, तो मेरे को था कि किसको मैं बोलूँगी, कौन महिला को खोजूँ मैं एज अध्यक्ष और ये लीड करने के लिए, सारी महिलाएं उसके साथ हों। मैं चाहती थी कि यहाँ पे हो, अपना मैं दूर दूर तक नहीं सोची थी, क्योंकि मैं कभी सोशल फेस रही नहीं हूँ, ना मुझे पता है कि कैसे
से क्या करना है नहीं करना है, लेकिन मैम के दिमाग में मेरा चेहरा था और मेरा नाम था। और जब मैं मैम को बोली कि मैंने कहा मैम अभी तो मैं ढूंढ नहीं पाई हूँ, ठीक है ढूंढती हूँ तो आपको बताती हूँ, तो कहने लगी जल्दी बताना। फिर मैं नहीं हो पा रहा था, अब कोई जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए, कल को कोई यहाँ ऊँच नीच हो गया, कोई भी कंप्लेन आई तो वो तो मेरे सब पे पड़ेगी ना कि तुम ही ने बनवाया था। तो बाद में मैम ने कहा कि मेरे नज़र में एक चेहरा है। मैंने कहा कौन? कहने लगी मधु यादव। तो मैंने कहा कि अरे, मैंने कहा नहीं मैम मेरे से नहीं होगा बिल्कुल भी, क्या बोल रही हैं आप, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती, किसी को नहीं जानती। वो कहने लगी चलते चलते सीख जाओगी, हम लोग हैं सब करने के लिए। तो ऐसे करके फिर मैं चुनी गई अध्यक्ष, और यहाँ पे भी एक टीम बन गई, इसने किसी को जोड़ा, किसी ने किसी को जोड़ा, ऐसे चल रहा है। अभी तक कितनी महिलाओं की आपने मदद की है? देखिए हम लोग जाते हैं, दूर दूर तक जाते हैं, और मतलब शोषण में एक होता है कि जो सच में शोषित है उसको पूरा काउंसलिंग करके अभी हम 2 महीने पहले घर बसा के आए हैं। एक चेन्नई में एक यहीं का लड़का था, रहता था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी ना, तो उसको बच्चे का मुंह देखने दिया, वो मायके चली गई लेके, और उसके बाद बोलती थी कि ये मुझे भेजो, वो मुझे भेजो, ऐसे। फिर हम गए, काउंसलिंग किया, उसके बच्चे का मुंह भी दिखवाया, उसके बाद उसकी विदाई भी करवाई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मतलब 20 से ऊपर हम लोग आराम से काउंसलिंग वगैरह करके चीज़ों को सेटअप कर चुके हैं। अच्छा, सेटअप कर चुके कि कहीं उसमें ये होगा कि और कुछ लोग तो ऐसे थे जो झूठा केस लेके आए थे। अच्छा, झूठे भी आते हैं, ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम रोते बिलबिलाते जाएंगे और फिर वो हमारा वो सुनेंगे, लेकिन हम ये बता दें कि काउंसलिंग जब होती है दोनों तरफ से होती है, दोनों पक्षों की होती है। अगर पुरुष हमारे पास आ रहा है काउंसलिंग लेके कि हमारे फलाना ठिकाना में जो वाइफ है उसके ऐसे, तो हम वाइफ उसकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद नंबर ले लेते हैं, वाइफ से भी बात करते हैं कि आपके हस्बैंड ने ये कंप्लेन की है, ये चीज़ें हुई हैं, आप बताइए आप अपनी क्या बात रखना चाहते हैं। तो वो अपनी बात बताती है, उसमें से कई बार सामने वाला पक्ष गलत पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कंप्लेन लेके आएगा हम उसी की पैरवी करेंगे, नहीं, काउंसलिंग में जो सही गलत पाया जाएगा उसकी बात हो, क्योंकि जो लेके आता है वो अपनी बात बताएगा, आधा तिया बात बताता है, उसके बाद जब काउंसलिंग होती है तो उस सामने से कुछ और बातें निकल के आती हैं। तो ये चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें, और हम लोग कोर्ट में मैटर होता है उसको नहीं लेते हैं। अच्छा, मतलब कि न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। अच्छा, तो बाहर से ही जो लोग आपको संपर्क करते हैं उन लोगों को मिलाने का प्रयास करते हैं? हाँ, मिला के काउंसलिंग करके मिलाने का प्रयास किया जाता है। तो हमारे साथ मधु यादव जी जो गाजीपुर की रहने वाली हैं, महिला विकास मंच से जुड़ी हुई है, महिला विकास मंच की अध्यक्ष है गाजीपुर की, और इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने तमाम अपने संघर्षों के बारे में बताया, कैसे वो महिला विकास मंच में पहुंची, और तमाम सारी जो इनकी उपलब्धियां हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने बताया अपना खुद। और सारी चीज़ें आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।